हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमिक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाले अप्रैल महीने में होगा, तो उससे पॉलिटी के दोस्तों 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक एसएससी एमटीएस के जीके जीएस का जो पैटर्न है उसमें आ सकता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग 1 से लेकर 100 तक पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ पीवाईक्यू और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा अधिक है, उनका एक सेट बना के यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप लोग फटाफट 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए और अपनी तैयारी को परख लीजिए कि कितनी आपकी तैयारी पॉलिटी की है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से किसने सबसे गहरा प्रभाव डाला है? ठीक है ना, तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव, तो ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, आयरिश संविधान या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत आज़ाद होने से पहले एक अंग्रेजों के ही छत्र छाया में एक तरीके का शासन अपना चलाता था क्षेत्रीय स्तर पे। तो वह जो शासन चलाया करता था वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही चलता था। तो उस समय जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे उसी का प्रभाव जब संविधान बना तो सबसे अधिक भारत के संविधान पर पड़ा है, यानी कि उससे ही बहुत ज़्यादा आर्टिकल उठाए गए हैं। ठीक है, भारत का संविधान भारत का वर्णन कैसे करता है? तो जो भारत का संविधान है वह भारत का वर्णन कैसे करता है, यानी कि भारत को किस तरीके से परिभाषित करता है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा, एक संघबद्ध राष्ट्र होगा या फिर भारतवर्ष होगा। दोस्तों, संविधान के सबसे आगे ही भारत के बारे में परिभाषित करते हुए लिखा है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। तो भारत को परिभाषित करते हुए संविधान क्या बोलता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, तो भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। भारत के संविधान को अपनाया गया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का संविधान है उसको उसके कुछ भाग 26 नवंबर सन 1949 को अपना लिए गए थे और पूर्णतः तरीके से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपके क्या है? जनवरी 1950, जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 31 दिसंबर 1949। तो सबसे पहले संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यदि दोस्तों 26 नवंबर 1949 यदि आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग 26 जनवरी 1950 को टिक कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि 26 नवंबर 1949 को कुछ पार्ट इसके एक्टिव हो गए थे। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिननाथ या फिर लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है ना, तो दोस्तों जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे वहीं संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, यानी कि संविधान सभा की जो अध्यक्षता करते थे वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके बनने से पहले दोस्तों अस्थाई जो अध्यक्ष बने थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, और जब स्थायी अध्यक्ष बने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और यही आगे चल के क्रमशः 2 बार भारत के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति भी रहे। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो जो दोस्तों भारत का वह सबसे पहले संविधान बना था उसमें अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था, यानी कि भारत का संविधान बनाने के लिए कौन सी बॉडी बनाई गई थी जो कि भारत का संविधान बनाई थी? तो योजना आयोग, राष्ट्रपति, संविधान सभा या फिर कार्य समिति। यह बड़ा ही आसान सा इसका उत्तर होगा। दोस्तों, संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसका काम क्या था कि भारत का संविधान बनाना, और उसने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बना भी लिया। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं, जिसका वर्णन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किया है कि यह जो भाग है, यह जो आर्टिकल है, यह संविधान का हृदय और आत्मा है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण है। देखते हैं उन्होंने ऐसा किसके बारे में बोला था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का आधार या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जिसको भारत के संविधान का हृदय और आत्मा बोला था वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार था।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 3। 8वें प्रश्न पर आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, दोस्तों जो भारत के कैग होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर लोकसभा। तो दोस्तों जो भारत के कैग होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं भारत के। संविधान बनाने वाला पहला देश कौन सा था? पूरे विश्व की बात चल रही है कि संविधान बनाने वाला पहला देश कौन सा था। ऑप्शन है आपके भारत, यूएसए, इंग्लैंड या फिर श्रीलंका। दोस्तों यूएसए का मतलब यहां पर क्या है? अमेरिका। यूएसए का मतलब यहां पर क्या है? अमेरिका। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या होगा? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन्होंने सबसे पहले लिखित संविधान बनाया था। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि कहां से अपनाया गया है? दोस्तों महाभियोग की विधि का मतलब क्या है कि यदि भारत के राष्ट्रपति अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं या फिर उनके ऊपर कुछ आरोप लग गए हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको महाभियोग बोलते हैं। और यह जो कॉन्सेप्ट है प्रेसिडेंट को हटाने का, जो कॉन्सेप्ट है वह यूएसए से क्या किया गया है? बारो किया गया। यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ था? अमेरिका में था, और सेम टू सेम वहीं भारत में रख दिया गया है राष्ट्रपति को हटाने का। तो भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का जो फार्मूला है यह यूएसए से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? यानी कि इसमें से कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है भारत के संविधान की, वह हमें चेक करना है। अर्धसंघी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो भारत का संविधान अर्धसंघी है, इसको अर्धसंघी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, जो पावर हैं, वह केंद्र की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं और राज्यों की तरफ कम झुके हुए हैं। यदि दोस्तों यह दोनों बराबर झुके होते तो इसको संघीय बोलते, अपितु यह केंद्र की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं इसलिए इसको अर्धसंघी बोलते हैं। शक्तियों का पृथक्करण है, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने देखा होगा केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे और म्युनिसिपैलिटीज जो पंचायतें होती हैं उनके स्तर पे जो शक्तियां हैं वो विभाजित हैं। सिर्फ फैसले लेने का अधिकार केंद्र के पास नहीं है, राज्यों के पास भी है और जो आपकी म्युनिसिपैलिटीज होती हैं उनके पास भी होता है। तो यह भी करेक्ट ऑप्शन है और यह भी करेक्ट ऑप्शन है। मौलिक अधिकार, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का जिक्र है। अभिजात वर्ग, भारत के संविधान में दोस्तों समानता का अधिकार दिया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जाति, उसके धर्म, उसके क्षेत्र, उसके आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अभिजात वर्ग के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है, यह भारत का संविधान किसी को अधिकार नहीं देता। अब हमसे विशेषता नहीं है पूछा गया है तो डेफिनेटली नहीं है का आंसर 4 होगा। तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर 4 होगा। बात करते हैं संप्रभु संसद की अवधारणा का जन्म कहां से हुआ। दोस्तों संप्रभु का अर्थ क्या होता है कि हम अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद हैं। यानी कि भारत की जो संसद है वह जब अपने फैसले लेगी तो वह किसी और देश के प्रभाव में नहीं लेगी, कि वह अपने फैसले लेने के लिए क्या है? आज़ाद है, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंग्लैंड, भारत, फ्रांस और जापान। दोस्तों संप्रभु संसद की अवधारणा का जन्म कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। इंग्लैंड की संसद क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या है? इंग्लैंड है। बात समझ में आई? तो अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या है? इंग्लैंड है, ठीक है। तो 13वां क्या है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू एंड BN राव। तो दोस्तों जो भारत का मौलिक अधिकार है आर्टिकल 12 से 35, इसको बनाने का जो श्रेय है सबसे अधिक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को दिया जाता है और इन्हें ही भारत के संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या होगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को किस संविधान से अपनाया गया है? दोस्तों समवर्ती सूची का तात्पर्य क्या है? भारत में 3 प्रकार की सूची है।
एक केंद्र, एक राज्य और एक समवर्ती। ठीक है ना। केंद्र सूची का तात्पर्य क्या है कि कुछ मामले केंद्र देखेगा, कुछ मामलों पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को है और कुछ मामले पर केंद्र और राज्य दोनों अधिकार बना सकते हैं, तो उसको समवर्ती सूची बोलते हैं। दोस्तों, जो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया से भारत में जोड़ा गया है। संविधान निर्माताओं की सोच और विचार इसमें परिलक्षित होते हैं कि भारत का संविधान किस तरीके का बनेगा, भारत का संविधान किस तरीके का बनेगा। जो ऐसी सोच और विचार है दोस्तों, यह भारत के संविधान में प्रस्तावना में ही दिख जाता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्रात्मक राज्य बनाने की घोषणा करते हैं। ठीक है ना। तो जो संविधान किस तरीके का बनेगा, जो उसकी सोच है वह प्रस्तावना में ही दिख जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुमति दी? दोस्तों, उससे पहले जो विधायिका में लोग बैठते थे वह जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके ही चुने हुए लोग वहां पर बैठते थे। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909 में ऐसा प्रावधान किया गया कि कुछ निर्वाचित, यानी कि आप खड़े होइए और इलेक्शन जीत के आइए और आप विधायिका में बैठिए, यह जो छूट मिली थी वह भारत सरकार अधिनियम 1909 में मिली थी। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17वें की, एकात्मक और संघीय। एकात्मक का मतलब क्या होता है कि सारी शक्तियां, सपोज करिए यदि भारत के स्तर पे बात करें तो सारी शक्तियां केंद्र के पास हैं, और संघीय की बात करें दोस्तों तो राज्य और केंद्र दोनों के पास हैं। सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध। कार्यपालिका दोस्तों, विधायिका और कार्यपालिका तो एक ही जगह होती है। यदि हम केंद्र की बात करें तो केंद्र के लोकसभा में जो पूरे सांसद होते हैं उनको हम विधायिका बोल सकते हैं, और उन सांसदों में से जो पार्टी सरकार बनाती है उसके मेंबर्स को हम कार्यपालिका बोल सकते हैं। तो यह तो होगा नहीं क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र दोनों का जिक्र तो आ नहीं रहा है। ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध। दोस्तों, न्यायपालिका तो एकात्मक है पूरे देश की। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, बिल्कुल सही बात है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध को ही, केंद्र और राज्य के बीच में यदि शक्तियों का क्या है, विभाजन है, तो उसको हम संघीय बोलेंगे, और सारी शक्तियां यदि केंद्र के पास है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एकात्मक बोलेंगे। तो प्रश्न नंबर 17 में आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। भारतीय संविधान दोस्तों क्या है, अर्ध संघीय है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो शक्तियों का विभाजन है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, वह केंद्र की तरफ ज्यादा बेंट है। ठीक है ना, वह केंद्र की तरफ ज्यादा झुका हुआ है कंपेयर टू स्टेट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको अर्ध संघीय बोलेंगे। यदि दोनों में यदि इक्वल डिवाइड होता तो हम उसको क्या बोलते, उसको हम संघीय बोलते। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध संघीय। अब बात करते हैं दोस्तों, राज्य के पास क्या है, केवल बाहरी संप्रभुता, केवल आंतरिक, या फिर दोनों, बाहरी और आंतरिक संप्रभुता दोनों। तो दोस्तों राज्य के पास आंतरिक और बाहरी संप्रभुता दोनों होती है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 19 में आंसर क्या है, थर्ड। बात करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 आधार था। साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, डिमिटर्व थीसिस, लॉर्ड क्लाइव का रिपोर्ट। तो दोस्तों जब 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार हुआ था तो उसमें बोला गया था कि 10 वर्षों के बाद फिर से एक कमेटी ब्रिटिश से, यानी कि इंग्लैंड से भारत आएगी, और 1919 में जो अधिकार भारतीयों को दिए गए हैं उनके कार्यों की देख रेख करने के बाद फिर उनको अधिकार दिए जाएंगे। उसके आधार पे साइमन कमीशन का गठन हुआ था कि 1919 में जो कार्य भारतीयों को मिले थे क्या वो अच्छे से कर पाए कि नहीं कर पाए। तो उसके आधार पे साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट भारत में देखी वो जाके इंग्लैंड में दिया, और दोस्तों उसी के आधार पे एक ग्राउंड टेबल मीटिंग हुई थी। ठीक है ना, वह 3 मीटिंग हुई थी, पहली, दूसरी और तीसरी, 30, 31, 32। उसी आधार पे 1935 में भारतीयों को छूट मिला और भारतीयों को आंतरिक स्तर पे सरकार बनाने की आज़ादी मिली। भारत सरकार अधिनियम 1935 उसी को कहते हैं। उसका आधार क्या था, साइमन कमीशन ने ही
पहले तो ग्राउंड टेबल मीटिंग बुलवाई, फिर इसके बाद जो भारतीयों को अधिकार मिला तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर किसने वर्णित किया? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जो भारत सरकार या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 था उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से काम होगा उसका जो ब्यौरा है वह पंडित नेहरू ने बनाया था। तो 21 का आंसर क्या होगा? थर्ड। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? दोस्तों भारत का जो संविधान है आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान के खिलाफ यदि कुछ बदलाव होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे खत्म कर देती है। जैसे कि जो किसानों के लिए 3 कानून आए थे, ठीक है ना, जो किसानों के लिए ट्रिपल कानून आए थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ही दोस्तों यदि आर्टिकल के बीच में कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको परिभाषित करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है। तो इससे डेफिनेटली यह बात प्रूफ हो गई कि भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वह कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना। केशवानंद भारती के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर और ज्यादा बढ़ा ली थी। तो प्रश्न नंबर 22वें का आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान का संरक्षक कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली कौन सी होती है? सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सरकारी। दोस्तों लोकतंत्र में राजनीतिक का खुलापन होता है वह दोस्तों लोकतंत्र का सबसे अच्छा हिस्सा माना जाता है कि लोगों को एक स्वतंत्र रूप से इलेक्शन लड़ने और वोट देने का अधिकार हो और जनता द्वारा चुनकर शासन में आने का जो अधिकार होता है वह लोकतंत्र में सबसे अच्छा होना चाहिए। यानी कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है यदि वो अच्छे से हो रही है तो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रणाली होती है वह राजनीति ही होती है। प्रश्न नंबर 23वें का आंसर क्या है? राजनीतिक। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श में संविधान में कहाँ मिलते हैं? प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4 और भाग 1। दोस्तों जो प्रस्तावना है उसमें आदर्श बातें लिखी हुई हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत के अंदर संप्रभुता है, समाजवाद है, गणतंत्रात्मकता है, ठीक है ना। तो ये सब जो बातें हैं और अखंडता है, ये सब जो बातें हैं कहाँ पर लिखी गई हैं? प्रस्तावना में लिखी गई हैं और उसी को बेस मानते हुए पूरा संविधान बनाया गया है ऐसा माना जाता है। तो आदर्श जो हमें लोकतंत्र का आदर्श मिलता है वह भारत की प्रस्तावना में हमें देखने को मिल जाता है। राज्य के माध्यम से संचालित क्या होता है? दोस्तों राज्य के माध्यम से सरकार संचालित होता है। यहाँ पर राज्य का मतलब क्या है? देश। आप इसको किसी स्टेट मत मान लीजिएगा, यहाँ पर राज्य का अर्थ क्या है? देश। और देश किससे ऑपरेट करता है? गवर्नमेंट से। जो गवर्नमेंट बनती है वही देश को क्या करती है? ऑपरेट करती है, सारे नियम कानून बनाती है, विदेशों से संबंध स्थापित करती है, व्यापार के लिए नियम बनाती है, ठीक है ना। तो देश या फिर उसको पॉलिटिकल भाषा में बोले तो राज्य कैसे ऑपरेट करता है? सरकार के थ्रू ऑपरेट करता है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के बाद 1920 में हुआ था। तो प्रश्न नंबर 26 का आंसर क्या होगा? 1920। कानून के शासन की अवधारणा की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता क्या है? तो दोस्तों देश में कानून का शासन होगा, ठीक है ना, देश में कानून का राज्य होगा। इसकी अवधारणा सबसे पहले इंग्लैंड में थी, फिर इंग्लैंड से भारत में लिया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि कानून का शासन सबसे पहले कहाँ पर था तो इंग्लैंड में था और वहाँ से भारत में लिया गया। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। दोस्तों यदि राष्ट्रपति चाहे तो संशोधन में वीटो लगा सकता है। यह जो सिस्टम है वीटो लगाने का, ठीक है ना, जैसे आप लोग को पता ही होगा कि लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद कोई विधेयक प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट के पास कुछ वीटो पावर होती है, जैसे कि पॉकेट वीटो हो गया। यदि वो चाहे तो उसको भेजे ही ना, वो एक अलग कहानी है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए यह जो वीटो का सिस्टम होता है यह दोस्तों स्विट्जरलैंड, एक खूबसूरत सा देश स्विट्जरलैंड से भारत के संविधान में लिया गया है लोकप्रिय वीटो द्वारा। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली की अविच्छेद्य विशेषता है? ठीक है ना, कि संसदीय प्रणाली की ऐसी विशेषता है कि जो कभी खत्म नहीं होगी, अविच्छेद्य विशेषता है। संविधान का लचीलापन, कार्यकारी और द्वीप समूह का संलयन, न्यायिक वर्चस्व या फिर संसदीय संप्रभुता। दोस्तों कार्यकारी और द्वीप समूह का संलयन, इसका मतलब कि जो विधायिका और कार्यपालिका होता है
उसके समन्वय से ही जो होता है वह संसद कार्य करता है। तो प्रश्न नंबर 29वें का आंसर क्या होता है? कार्यकारी और द्वीप समूह का संलयन। जमीनी लोकतंत्र का संबंध क्या है? शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों शक्तियों का हस्तांतरण बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास क्या जाएंगे? अधिकार जाएंगे। शक्तियों का विकेंद्रण भी होता है, केंद्र, राज्य और म्यूनिसिपैलिटी पंचायती जो व्यवस्था होती है वहाँ तक शक्तियाँ क्या होती हैं? बिखरती हैं। और पंचायती राज व्यवस्था भी है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किससे लिया गया? दोस्तों जो मौलिक अधिकार है इसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन जो आर्टिकल 14 है उसमें कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब लोग समान होंगे और कानून सबके लिए समान होगा, यह जो बात है, ठीक है ना, कानून के समक्ष समानता, यह कहाँ से लिया गया? यह ब्रिटेन से लिया गया है। यदि मौलिक अधिकार की बात करें तो यह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है? लोकतांत्रिक का मतलब कि सबको वोट देने का अधिकार हो और सारा कुछ प्रोसेस हो। तो लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना, यह लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? केशवानंद भारती, एस.आर. बोमनई, इंदिरा साहनी या फिर मिनर्वा मिल्स केस। दोस्तों धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की यह मूल विशेषता है। एस.आर. बोमनई केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट किया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि जो लोग वयस्क हैं, जो वोट देने के उस प्रॉपर एज को क्रॉस कर गए हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। से पता चलता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि क्या है? लोकतांत्रिक है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सबको वोट देने और सबको इलेक्शन लड़ने का, यानी कि सरकार बनाने और सत्ता में आने का अधिकार है। निरंकुशता का अर्थ क्या है? कि जो व्यक्ति निरंकुश हो जाए, कुछ के द्वारा शासन, राजा के द्वारा शासन, एक के द्वारा पूर्ण शासन या फिर लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा शासन। दोस्तों जब निरंकुशता बढ़ती है तो एक व्यक्ति सरकार पे काबिज हो जाता है कि एक ही व्यक्ति शासन चलाएगा। ठीक है ना, तो निरंकुशता का अर्थ क्या है? कि एक के द्वारा ही पूर्ण शासन होगा, वह जो बोलेगा वही सच होगा, यानी कि आप इसको हिटलर से कंपेयर कर सकते हैं। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या होता है? राजा संविधान लिखता है, राजा निर्माण द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, राजा को जो शक्तियां संविधान द्वारा मिलेंगी वह उसी का प्रयोग करेगा, यह संवैधानिक राजतंत्र होता है। ठीक है ना, और संवैधानिक लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? कि संविधान के द्वारा लोग इलेक्शन में फाइट करेंगे, फिर जीतेंगे, फिर सरकार बनाएंगे। और संवैधानिक राजतंत्र में क्या है? कि संविधान द्वारा जो शक्तियां राजा को मिलेंगी वह उसी का प्रयोग करेगा, खुद का अपना दिमाग नहीं चलाएगा। लोकप्रिय संप्रभुता क्या होती है? तो लोगों के प्रतिनिधि की संप्रभुता, कानूनी मुखियों की, राज्य के प्रमुख की या फिर लोगों को संप्रभुता। तो दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता क्या होती है? लोगों का ठीक है ना, कि लोगों को अपने जो अधिकार हैं वह पता हो और उनको अपने अंदर ही आज़ादी हो, वह किसी के गुलाम ना हो। इस प्रकार की जो संप्रभुता होती है वह सबसे बेस्ट होती है, सबसे लोकप्रिय होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। सरकार के सांसदीय स्वरूप का विचार किससे अनुकूलित किया गया है? कि दोस्तों सरकार में एक संसद हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो और वह जनता द्वारा चुन के आए। इस तरीके का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। ठीक है ना, इंग्लैंड से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूके। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1935 में पहली बार संविधान सभा के लिए सुझाव दिया था? नेहरू, गांधी, नारायण या फिर एम.एन. राय। दोस्तों संविधान सभा के कानूनी लीगल एडवाइजर कौन थे? एम.एन. राय जी थे। और 1935 में सबसे पहले एक संविधान सभा बनाई जाए और उसके आधार पर भारत का संविधान का निर्माण हो, यह भी सुझाव एम.एन. राय ने सबसे पहले दिया था। अब प्रश्न नंबर 40वें की बात करते हैं। देश का नाम जहां से संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक विशेषता भारत द्वारा उधार ली गई है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। ठीक है ना, जो नाम वहां में चेंज होता है, जैसे कि राज्यों के नाम बदल दिए, 2 को जोड़कर 1 कर दिए, इस प्रकार के जो संशोधन है
वह दक्षिण अफ्रीका से कॉन्सेप्ट लिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में लिखित संविधान की विशेषता ली है दोस्तों? यह होगा आपका यूएसए, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले लिखित संविधान जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में बना था और संविधान को लिखा जाना चाहिए, यह जो कॉन्सेप्ट है भारत में, यह अमेरिका से ही लिया गया है। तो प्रश्न नंबर 41 का आंसर यूएसए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? दोस्तों जो शासन है वह सिर्फ केंद्र स्तर पर ना होके वह क्षेत्र स्तर पर भी हो, इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वह भारत सरकार अधिनियम 1858 के आधार पर लिया गया। तो प्रश्न नंबर 42 का क्या है? 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई? दोस्तों 1909 में थोड़ी सी आज़ादी मिली कि प्रतिनिधि चुनकर क्या है विधायिका में बैठ सकते हैं, और 1919 में जो हमारे राज्य थे उनको दो भागों में बांट दिया गया, यानी कि राज्यों में द्वैध शासन लगा दिया गया। लेकिन 1935 में राज्यों का जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। यह कब हुआ था? यह भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ था। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कार्य करना शुरू किया? दोस्तों संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था और पहली बार 9 दिसंबर को यह संविधान सभा बैठी थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई? दोस्तों 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की इसको शुरुआत हुई, ठीक है ना। इसको सांप्रदायिक निर्वाचन भी इसको बोलते हैं कि धर्म के आधार पर निर्वाचक मंडल अलग किया गया। तो 45 का 1909 हो गया। पंचायती राज के कार्यों की समीक्षा के लिए 1977 में नियुक्त समिति की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों अशोक मेहता ने 1977 में पंचायती राज के कार्यों की समीक्षा के लिए जो समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? दोस्तों इमरजेंसी के टाइम में जो मौलिक अधिकार का आर्टिकल 20 और 21 है उसको इमरजेंसी के टाइम में भी निलंबित नहीं किया जा सकता और सबको निलंबित किया जा सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों आर्टिकल 75, ठीक है ना। आर्टिकल 75 जो है वह क्या बोलता है कि जो मंत्रिपरिषद है, जो कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा और इंडिविजुअल तरीके से प्रेसिडेंट के प्रति मंत्री उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह आर्टिकल 75 में लिखा गया है। बात करते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईएएस और आईपीएस। को संसद द्वारा बनाई गई सेवाएं मानी जाती हैं, ठीक है ना। तो यह दोस्तों अनुच्छेद 312 में आईएएस और आईपीएस की सेवाओं का वर्णन है। यह उसी के अंतर्गत इसको गठित किया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण के लिए प्रदान करता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 279A दोस्तों यह जीएसटी परिषद के निर्माण के लिए प्रदान करता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि 1 से 50 तक लेकर जो महत्वपूर्ण पॉलिटी के प्रश्न थे इसको हमने डिस्कस कर लिया। यह दोस्तों पार्ट 1 का वीडियो होगा और इसी के साथ 51 से लेकर 100 तक पार्ट 2 में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।